चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग कल जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट ज्योग्राफी का पेपर का एनालिसिस करेंगे, और पूरा पेपर तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है कि अलग अलग वीडियो में हम इसको आप लोग को बताएं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप लोग को सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन तो है पेपर 1 में होता है। उसके बाद पेपर 2 जो है वो अलग अलग आपका जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित है। ठीक है, तो पहला सवाल है कि उत्तरोत्तर पोषण, पहला सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा ह्रास परिघटना अनुमानतः होने का नियम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा ह्रास परिघटना अनुमानतः होने का नियम है। आप लोग के पास यदि कार्बन कॉपी होगा तो आप उसको मिला लीजिएगा और ये आकलन करने का प्रयास करिएगा कि आपका आंसर जो है या आपका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है, आप कितना आंसर सही किए हैं। तो पहले जो 51 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 1। ठीक है, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा ह्रास परिघटना अनुमानतः होने का नियम कितना है, 10% है। ठीक है, तो पहला जो 51 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर 1 है। देखिए, पहले ABCD ऑप्शन भी देता था, अब ऑप्शन में भी बदलाव देखने को मिला है। इसमें आपका 1 2 3 करके आपको देखने को मिला है। इसमें 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित उच्चावच लक्षणों को उनके उद्गम काल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो उद्गम काल के आधार पर आपको बताना है कि किसका उत्पत्ति पहले हुआ है, किसका उत्पत्ति बाद में हुआ है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो उत्पत्ति हुआ है वो साइबेरियन शील्ड के का बोला जाता है। उसके बाद स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, उसके बाद आपका बॉसजेस पर्वत, और सबसे रिसेंट में जो है एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा CBAD। तो इसका सही आंसर 1 है। ठीक है, इसका सही आंसर 1 होगा, CBAD। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 है। चलिए अगला सवाल 53 क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व की कृषि प्रणाली के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व की कृषि प्रणाली के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। तो इसका सही आंसर होगा 4। इसका सही आंसर 4 है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पशु फॉर्मों में भेड़ तथा ऑस्ट्रेलिया में पशुओं को चराया जाना चलवासी पशुचारण का एक विशिष्ट उदाहरण है, ये सही है। ठीक है, इसके अलावा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले क्यूब्रेको वृक्ष टैनिन का एक प्रमुख स्रोत है, ये गलत है। इसके अलावा सवाना में पशुओं को उनकी हड्डी तथा मांस के लिए रखा जाता है, ये भी गलत है। और डी क्वेश्चन जो है, डी जो ऑप्शन है, प्रेरी विश्व के सर्वाधिक विकसित वाणिज्य पशुधन पालक क्षेत्रों में से एक है। तो देखिए, ए सही है और डी ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर केवल ए और डी होगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 है। ठीक है, 53 नंबर का 4 होगा। आप लोग आंसर को मिलाते चलिएगा, जिससे पता चलेगा कि आपका एग्जाम कैसा गया है, आप एग्जाम पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपका स्कोर क्या हो रहा है। बाकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा उससे, ऑफिशियल जो की आएगा उससे भी आप लोग मिला लीजिएगा। इसके अलावे 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि झांसी के ऊपर एक वर्ष में सूर्य की
किरणें कितनी बार ऊर्ध्वाधर होती है? आपको बताना है कि झांसी के ऊपर एक वर्ष में सूर्य की किरणें कितने बार ऊर्ध्वाधर होती है। तो आप यदि ताप कटिबंध पढ़े होंगे तो आपको पता है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होता है। इसके अलावे कर्क रेखा और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री और नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा। यहाँ पे भी वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब झांसी का लोकेशन देखिए, झांसी से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो झांसी में एक भी बार सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं होती है, तो इसका सही आंसर होगा कभी नहीं। झांसी के ऊपर एक वर्ष में सूर्य की किरणें कितनी बार ऊर्ध्वाधर होती है, तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है, कभी नहीं। इसका आंसर होगा कभी नहीं। अब आप लोग सीरीज मिला लीजिएगा, ठीक है। ये जो हम अभी एनालिसिस करवा रहे हैं वो जेड सीरीज है। मेरा जो क्वेश्चन है वो जेड सीरीज का है, और इसका जो आंसर की हम बनाए हैं उसको टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे, ठीक है। गंगोत्री जीएस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें डाल देंगे। इसके अलावे इसको स्टोरी में भी हम लगा देंगे, फेसबुक में भी डाल देंगे। मेरे ही नाम से फेसबुक है, गौतम कुमार के नाम से, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग गंगोत्री जीएस एकेडमी के नाम से बना हुआ है, उसमें भी हम डाल देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित शहरों में सर्वाधिक भूकंप संवेदी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा भूकंप संवेदी, सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन में है, ठीक है। जो अर्थक्वेक्स का सेंसिटिव जोन में है। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, जयपुर, भोपाल और पुणे। तो देखिए हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है भारत में, और हिमालय वाले क्षेत्र से सबसे नजदीक ऊपर में उत्तर में हिमालय है। तो इन सभी में देखना है कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है या कौन सा क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिल्ली होगा। चलिए अगला सवाल 56 नंबर हम लोग देखते हैं। वॉन थ्यूनन मॉडल से सवाल पूछा गया है। वॉन थ्यूनन मॉडल से सवाल पूछा गया है। वॉन थ्यूनन मॉडल के भूमि उपयोग के अनुसार बाजार से परिधि क्षेत्र तक निम्नलिखित उत्पादों को सुव्यवस्थित कीजिए। तो आपका वॉन थ्यूनन मॉडल से संबंधित सवाल पूछा गया है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि अलग अलग जो परिधि की वो बात करते हैं, और अलग अलग रिंग की वो जो बात करते हैं, परिधि क्षेत्र की बात करते हैं, उसको सुव्यवस्थित क्षेत्र में, सुव्यवस्थित रूप में इसको सजाना था। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3, ठीक है, BCAD। तो सबसे पहले बी होगा दुग्ध उत्पादन, उसके बाद काष्ठ उत्पादन होगा, BC, उसके बाद खाद्य उत्पादन होगा, उसके बाद पशुधन होगा, ठीक है। तो BCAD 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? 3। आप लोग यदि ठीक किए होंगे तो अपना मार्क्स जोड़ते चलिएगा, और गलत होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। इसके अलावे 57 एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में जनसंख्या विस्फोट डैश से जुड़ा है। आपको बताना है एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में जनसंख्या विस्फोट किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, चिकित्सकीय क्रांति और उपनिवेशवाद। देखिए जनसंख्या वृद्धि का सीधा सा संबंध है कि जब जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है, तो जनसंख्या कम होगी। लेकिन यदि मृत्यु दर कम हो गया, ठीक है, मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति की जहां तक बात करें एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में जनसंख्या विस्फोट, इसका सही आंसर होगा चिकित्सकीय क्रांति, ठीक है।
इसका सही आंसर होगा चिकित्सकीय क्रांति। देखिए, चिकित्सा का विकास होने पर, मेडिकल फैसिलिटी के विकास होने पर क्या हुआ, मृत्यु दर जो है वो कम हो गया, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 3 होगा, 57 का 3। चलिए आगे बढ़े। 58 नंबर क्वेश्चन, उन कथनों की पहचान करें जो सही नहीं है। आपको बताना है कि आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। देखिए, उतना टाइम तो है नहीं कि सारे को बताया जाए, हम इसको बैठ करके पूरा एनालिसिस कर लिए हैं, और जो जिसमें दुविधा रहा है उसको हम कुछ सवाल को छोड़ भी दिए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए और बी है। ठीक है, सदिश मॉडल के मानचित्रीय उत्पाद की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है, ये सही नहीं है। इसके अलावे रेखा पुंज डेटा सेट प्रायः ऊपरी बाएं कोने से उद्गमित होते हैं, तो ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, ए और बी जो है सही नहीं है। बाकी सदिश वेक्टर मॉडल कम सघन डेटा संरचना है। इसके अलावा डी, रेखा पुंज सेल को आकार देने वाली तथा सपाट सतह को पूर्णतः ढकने वाली ज्यामितीय आकृति को टेसेलेशन कहा जाता है, ये भी सही है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ए और बी, केवल ए और बी, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है उन कथनों की पहचान करें जो सही नहीं है, तो ए और बी सही नहीं है, बाकी सी और डी सही है। चलिए अगला सवाल। देखिए 59, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित अथवा आवश्यक रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थक क्रियाकलाप। ठीक है, चतुर्थ, प्राथमिक, द्वितीयक, भारी उद्योग और चतुर्थ। इसमें बोला जा रहा है कौन सी गतिविधियां संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित अथवा आवश्यक रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थक क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए अगला सवाल 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। साठ नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, वनस्पति का नाम दिया गया है और वन का प्रकार दिया गया है। ठीक है, वनस्पति का नाम और वन का प्रकार दिया गया है, इसका सही आंसर है देखिए, मैंग्रोव जो है ज्वारीय वन है, चंदन जो है पर्णपाती वन है, आबनूस जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और देवदार जो है अल्पाइन वन है। तो ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी का 4, यही है आपका। ए का ए, बी का 2, ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2। सही आंसर 2 होगा। तो 60 नंबर का आंसर है 2। चलिए अगला सवाल 61। 61 सवाल में पूछा जा रहा है कि नगरीकरण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको नगरीकरण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे ज्यादा नगरीकृत यदि माना जाए तो ये माल्टा को माना जाता है, यूरोपियन कंट्री है माल्टा, छोटा सा। ठीक है, इसके अलावा फिनलैंड है, उसके बाद थाईलैंड है और सबसे लास्ट में नेपाल है। तो ए बी सी डी 61 का 3। चलिए ये सही आंसर है ए बी सी डी। ठीक है, तो 61 का आंसर 3 होगा। चलिए इसके अलावा 62 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या
पंजाब में है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या पंजाब में है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको यदि नेट से संबंधित क्वेश्चन चाहिए या आपको नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है या टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिलेगा, क्लासेस चाहिए तो क्लासेस भी आपको मिल सकता है। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चित्र दिए गए रेखा चित्र में 9 की पहचान करें। ठीक है, दिए गए रेखा चित्र में 9 की पहचान आपको करना है। ठीक है, ये जो 9 नंबर है इसका पहचान करना है। ठीक है, वर्ग मॉडल दिया हुआ है, नगरीय मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको पहचान करना है कि 9 नंबर जो है वो क्या बता रहा है। ऑप्शन है सेंट्रल सिटी, एज सिटी, आवासीय उपनगर और हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर होगा आवासीय उपनगर। ठीक है, सही आंसर होगा आवासीय उपनगर। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। ठीक है, 63 नंबर का 3 होगा। चलिए अगला सवाल 64 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको भारत में जो अलग अलग अधिनियम आया है उसको काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है डी होगा, सबसे पहले वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया था। ठीक है, सबसे पहले डी होगा, उसके बाद बी होगा। ठीक है, डी बी, इसका सही आंसर है 64 का 4, डी बी सी ए। ठीक है, सही आंसर है डी बी सी ए। सबसे पहले ये आया है, उसके बाद ये आया है, उसके बाद जैव विविधता, उसके बाद आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आया है। ठीक है, तो डी बी सी ए सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी है। ठीक है, 4। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल 65 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल में डैश महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। ठीक है, विश्व में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जो है धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या की बात करें तो क्रिश्चियनिटी का है, क्रिश्चियन धर्म को पालन करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो इसका सही आंसर होगा ईसाईयत। ठीक है, ईसाईयत को अपनाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो पाश्चात्य संस्कृति परिमंडल में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, सैल मलबा ढाल अनुवांशिक रूप से ढाल है। सैल मलबा ढाल अनुवांशिक रूप से डैश ढाल है। देखिए सैल मलबा का निर्माण अपरदन के कारण होता है। ठीक है, सैल मलबा का निर्माण जो है अपरदन के कारण होता है, और जब अपरदन होता है तो उससे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो कहीं पर जाकर जमा भी होता है, और जब जमा होता है तो उसके कारण जो है वो कोई भी भाग जो है जहां पे सेडिमेंट जमा होता है वो ऊपर उठता है। तो ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है एग्रेडेशन है। ठीक है, कहीं पे डिग्रेडेशन हो रहा है यानी कटाव हो रहा है, और कहीं पे निक्षेप हो रहा है। तो जहां पे मलबा का निक्षेप होता है उसके कारण जो वहां का भूमि है वो ऊंचा उठता है। तो ऊंचा उठने की जो प्रक्रिया है उसको एग्रेडेशन बोलते हैं। तो सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 66 का 4 होगा।
उन्नयनात्मक या एग्रेडेशन याद रखिएगा, ठीक है। एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब ऊंचाई का घटना, एग्रेडेशन का मतलब कहीं पे यदि निक्षेप हो रहा है तो वहां ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सामाजिक भूगोल सदैव सामाजिक पक्ष को डैश पक्ष से एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सामाजिक भूगोल सदैव सामाजिक पक्ष को स्थानिक पक्ष से एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक। सही आंसर क्या होगा, स्थानिक। तो 67 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है 3, स्थानिक। चलिए अगला सवाल 68 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ कोपेन के द्वारा जो है जलवायु वर्गीकरण के लिए जो अलग अलग शब्द का चयन किया गया है, तो कोपेन का वर्गीकरण और जलवायु का नाम दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, इसी को मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान करिए। बीएस का मतलब क्या होता है, स्टेपी जलवायु, जो जान रहे हैं उसी को सिर्फ करिए। मतलब बी का ए, ठीक है, बी का 1 होगा। बी का 1 कहाँ कहाँ पे है, देखिए इधर तो बी का 1 नहीं है, तो 2 और 4 में बी का 1 नहीं है, तो ये चला गया, ये चला गया। बाकी बी का 1 किस में है, ए में है और 3 में है, ठीक है। 1 में है और 3 में है। इसके अलावे डी का हो जाएगा, हाँ ई एफ, इसका मतलब सतत तुषार, यानी डी का 2। तो डी का 2 किस में है, देखिए डी का 2 ए में है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। यहीं से 2 ही से आपको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। 2 का ही करिएगा तो उससे आपका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावे आइए फिर ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 उष्णकटिबंधीय सवाना। इसके अलावे सीएस का, सी का 4 होगा। सी का 4 देखिए, तो 67 नंबर का जो आंसर है, 67 नंबर का 1, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 67 ही था ना, सॉरी 68 का 1 है और 67 का 2 था। चलिए 67 का 3 था, ठीक है, और 68 का 1, 68 का 1 है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, मिडल के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। 69, तो 69 क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 69 क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। देखिए मिडल के मॉडल के संबंध में सही कथनों की पहचान करें, तो मिडल ने संचयी कार्यात्मक सिद्धांत दिया, ठीक है, ये सही है। इसके अलावा कुछ वृद्धि केंद्र तीव्र गति से विकसित होते हैं तथा शोषण पंपों के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। बाकी वृद्धि केंद्र के आसपास के क्षेत्र में विकास के प्रकाश को पश्च धावन प्रभाव कहा जाता है, ये गलत है। इसके अलावा वृद्धि केंद्र के आसपास के क्षेत्रों के सभी सक्रिय तत्वों को खींचने को ऊपरी तरन अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ए और बी, ठीक है। तो 69 का 1 सही है, 1 जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना है, इस बार जो एग्जाम हुआ है उतना ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो है उतना ज्यादा कठिन नहीं है, मध्यम मॉडरेट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे लंबा क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। लंबा क्वेश्चन करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है, यानी आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए 70, ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। तो 70 का आंसर है, ठीक है,
इसको देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में सागर नीतल को पृथ्वी की सतह का नवीन और अल्पकालिक लक्षण माना गया, किंतु सागर नीतल प्रसरण से सिद्ध हुआ कि वे पुराने और अस्थाई हैं। ठीक है, तो ये आंसर जो है, ये जो कथन है ये गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन में सागर नीतल की बात कहाँ है? सागर नीतल तो अलग सिद्धांत ही है। इसके अलावा वाइन और मैथ्यू ने अपसाद की आयु और मोटाई के विश्लेषण के आधार पर इस सिद्धांत का परीक्षण किया था, ये ठीक है। कटकों से दूर दोनों और अवसादों की बढ़ती हुई आयु और मोटाई सागर नीतल प्रसार का एक प्रमाण है, ये भी सही है। और पूरा चुंबकत्व इसके पक्ष में सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रमाण है, ये भी सही है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, बी सी डी सही है। तो देखिए बी सी डी सही आंसर 4 होगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल 71 में थोड़ा सा दुविधा था। ठीक है, 71 में थोड़ा सा दुविधा लग रहा था, तो इसको हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, 71 को छोड़ दिए हैं। जब आंसर की आएगा तब हम उसका मिलान करेंगे, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित 72 में 72 का आंसर है 3, 72 का 3। ठीक है, DACB निम्नलिखित भूपत्रकों को बृहद मापक से लघु मापक में व्यवस्थित कीजिए। बड़ा से छोटा बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा D, उसके बाद A, उसके बाद C और उसके बाद B। तो DACB सही आंसर 3 है, इसको देखिएगा। चलिए इसके अलावे 73 क्वेश्चन। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सागरीय लवणता के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। ठीक है, सागरीय लवणता के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है। ए है समुद्र में डोलड्रम में लवणता अधिकतम होती है। देखिए डोलड्रम में लवणता अधिकतम नहीं होती है। ठीक है, डोलड्रम में लवणता अधिकतम नहीं होती है, ये याद रखिएगा। नंबर क्वेश्चन है 73। ठीक है, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। 73 का आंसर सही है 2। ठीक है, 2 है। इसके अलावा चीन सागर की तुलना में लाल सागर में लवणता अधिक है, ये सही है। ठीक है, चीन सागर की तुलना में लाल सागर में लवणता अधिक है। क्यों है लवणता अधिक? तो देखिए चीन सागर जो है ओपन सी है और लाल सागर जो है क्लोज सी है। ठीक है, तो ये सही है। इसके अलावे उच्च वाष्पीकरण के कारण कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता अधिक होती है। देखिए कैस्पियन सी आप लोग देखे होंगे, तो कैस्पियन सी के उत्तरी भाग में कुछ नदियां भी आकर के मिलती है। ठीक है, कुछ नदियां भी आकर के मिलती है, इसके कारण इसकी लवणता कम होती है, जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है इसकी लवणता अधिक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उच्च वाष्पीकरण के कारण कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता अधिक होती है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा बाल्टिक सागर की तुलना में बेरिंग सागर में लवणता अधिक है, ये भी सही है। आप यदि लवणता के बारे में पढ़े होंगे तो सबसे कम लवणता बाल्टिक सागर की होती है, 3/1000 बोलते हैं। सबसे कम लवणता बाल्टिक सागर का है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाल्टिक सागर की तुलना में बेरिंग सागर में लवणता अधिक है, तो ये बात सही है। तो सही ऑप्शन बी और डी होगा, तो हम जाएंगे 2 के साथ। ठीक है, मेरा जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो 73 का 2 मिला लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल 74, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मास वेस्टिंग बेस्ड ऑन मूवमेंट फ्रॉम स्लो टू फास्ट। देखिए बृहद क्षरण के निम्नांकित प्रक्रमों को मंद से तीव्र संचलन के आधार पर व्यवस्थित करना है। देखिए कम से ज्यादा करना है कि सबसे स्लो क्या कौन सा होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा है। तो सबसे स्लो मृदा सरकना होगा, सबसे पहले सी को ध्यान में रखना है। तो सी देखिए 2 जगह पे है, 4 में भी है और 2 में भी है। सबसे पहले सी होगा,
तो ये 74 का आंसर है 2। ठीक है, 74 का आंसर है 2। सी पहले होगा, उसके बाद बी होगा, पहले मृदा सरकना क्रीप आएगा, उसके बाद मृदा सर्पण आएगा, उसके बाद भूप्रवाह आएगा, और उसके बाद ठीक है सबसे तीव्र गति से पंख प्रवाह होता है। तो सही आंसर 2 है, CBDA। इसमें बोला जा रहा था मंद से तीव्र संचलन के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे मंद मृदा सरकना, उसके बाद मृदा सर्पण, उसके बाद आपका भूप्रवाह, इसके बाद पंख प्रवाह। ठीक है, चलिए अगला सवाल 75। देखिए, योजना आयोग के द्वारा कृषि जलवायु प्रदेश को 15 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में योजना आयोग के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है कि योजना आयोग द्वारा वर्गीकृत भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यदि आपको 15 जो है योजना आयोग के द्वारा जो कृषि जलवायु प्रदेश का विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो याद होगा तो आप इसको कर पाइएगा। देखिए, इसका सही आंसर होगा थार मरुभूमि। ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो थार भूमि में कृषि कहाँ होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा थार भूमि। तो 75 का 1 आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो है अत्यंत ही मजेदार सवाल पूछा है। ठीक है, इस सवाल को देख करके तो मजा आ गया कि देखिए, यदि आप मानचित्र ठीक ठाक से पढ़े होंगे तब आप कर पाइएगा, वरना आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है हिंद महासागर के निम्नलिखित सामरिक जल डमरू मध्य को पूरब से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। पूरब से पश्चिम, सबसे पूरब में, उसके बाद फिर पश्चिम पश्चिम पश्चिम, ऐसे आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले तो डी आएगा, सबसे पहले मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है, मलक्का जल डमरू मध्य, उसके बाद डी के बाद ए आएगा, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य, इसका मतलब 76 का 1 आंसर। चलिए 76 का 1 सही है। ठीक है, सबसे पहले मलक्का, उसके बाद पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य के वेस्ट में आपका बाबल मंडेल हो जाएगा, और उस सबसे लास्ट में हाँ, सबसे पहले मलक्का, उसके बाद पाक, ठीक है, उसके बाद हामुज, और उसके बाद बाबल मंडेल। तो 76 का 1, हाँ चलिए 76 का 1 है, DABC। एकदम दिमाग को शांत करके बनाइएगा तो बनेगा, वरना बहुत दिक्कत है। क्वेश्चन एकदम ट्रिकी पूछा गया है, थोड़ा सा भी गड़बड़ करिएगा तो गड़बड़ाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए, अलग अलग प्रक्रम है और भू आकृति का निर्माण जो होता है उसकी बात करते हैं। ए का होगा 3। अब देखिए ए का 3 कहाँ कहाँ पे, बाप रे बाप, 3 जगह पे ए का 3 है। चलिए, इसके अलावा बी का होगा 1, समुद्री तरंगे से टोम्बोला बनता है। ठीक है, जो आइलैंड और हेडलैंड को मिलाता है, टोम्बोला। तो बी का 1 कहाँ गया, बी का 1, देखिए बी का 1 यहाँ भी है, बी का 1 यहाँ भी है। अब आइए, इसके अलावे सी का होगा, सी का 4 होगा। तो सी का 4 कहाँ पे है, सी का 4 यहाँ पे है, सी का 4 यहाँ पे है। तो सही आंसर 3 होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर 3 होना चाहिए। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन था, 77 का 3 है क्या, 77 का 3, चलिए 77 का 3 है। ठीक है, याद रखिएगा। नदी के द्वारा संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है, समुद्री तरंगों के द्वारा टोम्बोला बनता है, सरिता हिमी के द्वारा, जलीय हिमानी के द्वारा हिमानी आउटवाश प्लेन का निर्माण होता है, हिमानी धौत मैदान बनता है,
और परिहिमनदीय से पिंगों का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर 3 होगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 78। 78 में देखिए यहाँ पे जो है सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, और फॉर्मूला के हिसाब से आपको बताना है कि किसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मानक विचलन। सही आंसर होगा मानक विचलन 3। 78 का मेरे हिसाब से 3 है। ठीक है, मेरे हिसाब से 3 होगा। चलिए अगला, यहाँ पे देखिए बुक का नाम दिया हुआ है और ऑथर का नाम दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, बुक का नाम और ऑथर का नाम दिया हुआ है। तो इसको मिलाना है, आइए देखते हैं। आइए देखिए, पल्स ऑफ एशिया सी का 1 होगा। अब देखिए सी का 1, देखिए सी का 1 दो जगह पे है, बी तो 2 में भी है और 1 में भी है। देखिए सी का 1। इसके अलावे ला जियोग्राफी ह्यूमन ये ब्रुन्स का है। डी का 2, डी का 2 कहाँ है? डी का 2 देखिए इधर भी है, डी का 2 इधर भी है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये ए का 4, ए का 4। तो 79 का 1 है क्या? 79 का नहीं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ए का 3। अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये टेलर का, और एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी और मैथोलॉजिकल एनालिसिस ये सेफर का है। तो चलिए सही आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, सही आंसर 2 होगा, 79 का 2। चलिए 79 का 2। आइए यहाँ पे आपको निम्नलिखित उपग्रहों और संवेदकों को उनके स्थानिक विभेदन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 80 का आंसर होगा ए 1, है ना? 80 का 1 होगा। सबसे पहले बी कार्टोसेट 2 पेन, उसके बाद डी और व्यू पेन, उसके बाद ए आएगा ओकोनोज एमएस, और सबसे लास्ट में डी आएगा रिसोर्स सेट 2A। ठीक है, तो 80 का आंसर आपका 1 होगा। आप लोग क्या किए हैं उसको देखिएगा। इसके अलावे आइए, हवाई का किलाउआ सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है। आपको बताना है कि हवाई का किलाउआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है आपके पास अभिसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, महासागरीय प्लेट अभिसारी सीमा, और मेंटल प्लूम भूप्रवार पिच्छक। तो इसका सही आंसर होगा 4, मेंटल प्लूम। हॉटस्पॉट रीजन आप जानते हैं, हॉटस्पॉट, ठीक है, हॉटस्पॉट प्लूम, यहाँ पे मैग्मा नीचे से निकलता रहता है, उसको प्लूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेंटल प्लूम पर स्थित। चलिए इसके अलावे स्पाइकमैन ने रीमलैंड सिद्धांत में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया गया था? ये लगभग सभी लोग का सही होगा। इसका सही आंसर समुद्री शक्ति है। इसमें कोई ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं था। समुद्री शक्ति, स्पाइकमैन के द्वारा रीमलैंड सिद्धांत में किस शक्ति पर बल दिया था? तो समुद्री शक्ति पर बल दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नांकित में से कौन सा नियम विद्युत चुंबकीय
क्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में किसी वस्तु द्वारा विकिरण विकिरण की मात्रा के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा 83 का 3 प्लैंक का नियम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा प्लैंक का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट पर भूकंप डैश प्लेट की प्रविष्ठन सीमा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोकोस प्लेट। सही हो जाएगा कोकोस प्लेट। देखिए प्रशांत महासागर पूछा जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि अटलांटिक खुद ही बता रहा है। D4 तो एकदम नहीं होगा। बाकी जुआन डी फूका कहाँ पे है देख लीजिए। इसके अलावा नाजका किधर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, इसके अलावा इसका सही आंसर कोकोस होगा। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट की स्थिति को देखिएगा। निम्नांकित देशों को वर्ष 2022 में उनके जनगणना के जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 85 का आंसर है 2, ACBD। 85 का 2, ACBD। ठीक है, ACBD, ये याद रखिएगा। चलिए आरोही क्रम में बोला जा रहा है। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही 1 2 3 4 कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, तो सबसे कम भूटान का। ठीक है, इसके अलावे स्विट्जरलैंड का, इसके अलावे बांग्लादेश, उसके बाद मोनाको। ठीक है, ACBD 85 का 2। चलिए अगला क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में कौन सा वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में कल्पित नहीं किया है? तो इसका 86 का हो जाएगा 4। 86 का 4, श्रम सस्ता एवं सरलता पूर्वक सभी स्थानों पर उपलब्ध। श्रम सस्ता एवं सरलता पूर्वक सभी स्थानों पर उपलब्ध। तो कौन सा वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में कल्पित नहीं किया था? इसका आंसर होगा 4। ठीक है, श्रम सस्ता एवं सरलता पूर्वक सभी स्थानों पर उपलब्ध। चलिए अगला, फ्रीडमैन का मॉडल पूछा जा रहा है। फ्रीडमैन के मॉडल को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डैश तो सेंट्रो पेरीफेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रो पेरीफेरी के नाम से। तो इसका आंसर होगा 4। 87 का 4 होगा, 87 का 4। चलिए भारत में कोटि आकार नियम राज्य में लागू होता प्रतीत होता है। देखिए कोटि आकार नियम जेके जिफ के द्वारा दिया गया था। जेके जिफ के द्वारा कोटि आकार नियम दिया गया था और कोटि आकार नियम में बताए थे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पहला नगर का होगा। ठीक है, जो मुख्य नगर होगा उसका जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अन्य जो नगर होगा उसका जनसंख्या मुख्य नगर के जनसंख्या से 50% या उससे अधिक होगा। ठीक है, तो ये जो है भारत के संदर्भ में ये राजस्थान में दिखता है। ठीक है, ये जो है राजस्थान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कोटि आकार नियम भारत में लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। कोटि आकार नियम भारत में लागू नहीं होता है, लेकिन यदि जबरदस्ती टाइप का देखा जाए तो राजस्थान में ये लागू हो सकता है। तो सही आंसर राजस्थान याद रखिएगा। इसके अलावे नोमेथेटिक शब्द से अभिप्रेत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विधि आश्रित विषय। विधि आश्रित विषय। 89 का 1 होगा, 89 का 1। चलिए इसके अलावा 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड प्रतिलोमित होता है। ठीक है, अब देखिए पिरामिड 3 प्रकार का है, आप लोग जानते होंगे। संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड और जैव भार पिरामिड। ठीक है, तो ऊर्जा पिरामिड तो हमेशा सीधा होता है।
ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, जैव भार में, जैव भार की जहां तक बात करें तो आपका तालाब वाला उल्टा, बाकी सब सीधा। इसके अलावे संख्या वाले में वृक्ष का उल्टा होता है, बाकी सबका सीधा होता है। ठीक है, वृक्ष का उल्टा होता है, बाकी सबका सीधा होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड प्रतिलोमित होता है, तो सही आंसर होगा वृक्ष। ठीक है, वृक्ष का उल्टा, बाकी सबका सीधा होता है। घास का भी सीधा, वन का भी सीधा होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावे निम्नलिखित निम्नांकित में से ये कौन सा है, 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी भौगोलिक अवधारणा चार्ल्स डार्विन के प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पेसीज से प्रेरित थी? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, जीवों का विकास जो है क्रमिक रूप से होता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज दिया गया था और उसमें बताया गया था कि विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत होती है और क्रमबद्ध तरीके से होती है। तो ये जो है क्रमबद्ध तरीके से विकास की बात डेविस महोदय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अपर्दन चक्र में वो बताते हैं कि क्रमिक रूप से स्थलाकृति का विकास होता है। ठीक है, तो WM डेविस होगा इसका सही आंसर। 91 का 4 होगा, WM डेविस। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका सही आंसर देखिए। तो 92 का सही आंसर है 2, 92 का 2, A का 2, इसके अलावा B का 4 और C का 3 और सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में मापा जाता है D का 1। तो सही आंसर ये होगा। ठीक है, 2। चलिए अगला सवाल 93 देखिए, मीनामाता रोग, देखिए रोग दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। मीनामाता रोग पारा के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा त्वचा का कैंसर जो है वो पराबैंगनी किरण के कारण होता है। और ब्लैक फुट रोग जो है वो भूजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा के कारण होता है। और फेफड़े का कैंसर धूम्र कोहरा के कारण होता है। तो देखिए D का 1 2 में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके अलावे B का 3 यहाँ भी है, B का 3 यहाँ भी है। A का 2 इसका यहाँ पे है। ठीक है, A का 2 यहाँ पे है, तो सही आंसर 3 होगा। देखिए सही आंसर 3 है। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 93 का 3 देखते हैं। चलिए 93 का 3 होगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 94 उस कटिबंध चक्रवातों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। इसका सही आंसर होगा 94 का, ठीक है, हरिकेन के चक्रवातों में हवा की गति कम से कम 119 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी सही है। भूमंडलीय तापन की प्रवृत्ति के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता में कमी आती है। इसके अलावा ये भूमध्य रेखा के नजदीक विकसित नहीं होते और उसे पार नहीं करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये 4। ये गलत है, दक्षिणी अनमाशक उष्णकटिबंधीय चक्र बारंबारता अधिक है, ये भी। चलिए ठीक है, ए और डी। तो 94 का 4, 94 का 4। चलिए
आइए 95 भूगोल में साहित्यिक परंपरा का शुभारंभ करने का श्रेय हिकैटियस को जाता है। ठीक है, हिकैटियस को जाता है। चलिए ये आंसर सही है, हिकैटियस। चलिए अगला सवाल 96 का सही आंसर 96 का 3 है। ठीक है, आपको बताना है सतहों की उनकी अल्बिडो के अनुसार अवरोही क्रम मतलब 4 3 2 1 सबसे ज्यादा उसके बाद रेत, क्योंकि जल तो अवशोषित करेगा और सबसे कम जल का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। चलिए 97 विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में प्रतिशत साझेदारी के आधार पर निम्नलिखित देशों को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब 1 2 3 4। ठीक है, बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो 97 का आंसर होगा 97 का 2 ABCD, सॉरी ACBD। ठीक है, ACB और D बढ़ता क्रम, तो कम से ज्यादा की ओर जाना है। तो सबसे पहले ब्राजील, उसके बाद आपका थाईलैंड, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद यूके। चलिए 98 जहां अनेक सड़कें मिलती है वहां किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास देखने को मिलता है? तारानुमा। ठीक है, कई सारा सड़क मिल रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, इधर से भी, तो कई मिलता है तो तारानुमा आकृति बनता है। ठीक है, चलिए आइए 99 निम्नांकित परिस्थिति के तंत्रों को निबल प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, सबसे ज्यादा किसका है उसके बाद कम किसका है? तो सबसे ज्यादा तो सी का होगा, सबसे ज्यादा जल अनूप और दलदल का होगा। ठीक है, तो 99 का आंसर है 99 का 1। ठीक है, 99 का 1 होगा। सबसे पहले ये, उसके बाद ये। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा जो है प्राथमिक उत्पादकता ताजा जल अनूप दलदल का होता है, उसके बाद मध्य अक्षांशीय वन का है, उसके बाद आपका मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का है, और सबसे कम खुला महासागर का है। तो सही आंसर ये होगा। चलिए इसके अलावे 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, डैश ने स्वच्छ 300, ये तो ये हो गया। निम्नलिखित शहरों को ग्रीष्म ऋतु में दीवालोक की अवधि के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब लेंथ ऑफ डे लाइट के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। तो CDBA, ठीक है, 100 का 1, 100 का 1 नहीं, 90, 100 का 3, 100 का 3, हाँ CDBA, CDA और ढाका। ठीक है, तो CDAB सही आंसर 3 होगा। चलिए अगला 101, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। डैश ने स्वच्छ विकास प्रक्रियाओं की अवधारणा की शुरुआत की? तो ये याद रखेगा क्योटो प्रोटोकॉल होगा। 101 का 4, 101 का 4। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और भी टाइम मिलेगा तो और भी जो क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले यदि आप लोग
सब्सक्राइब करना चाहते हैं और नया नया सेशन चाहते हैं, बेहतरीन सेशन चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, गंगोत्री जीएस एकेडमी। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये यूट्यूब पे है। बाय गौतम सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं।